भारतीय प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो हम लोग आज प्राचीन इतिहास देखेंगे। देखो, भारत में मानव के अस्तित्व और बसने का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से ही रहा है और भारतीय प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम गहन अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा सर्वप्रथम गहन अध्ययन किया गया। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण पलवरम हथौड़े का खोज किया था। पलवरम हथौड़ी का खोज किया और भारतीय पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, पहला प्राचीन पाषाण युग। प्राचीन पाषाण युग जो है वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। प्राचीन पाषाण युग के अंतर्गत पूरा पाषाण काल आता है, जो कि 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का काल है। दूसरा उत्तर पाषाण या उत्तर पाषाण युग है। तो उत्तर पाषाण युग के अंतर्गत मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। तीसरा नव पाषाण काल या फिर नव पाषाण युग। नव पाषाण युग जो है वो नव पाषाण काल आता है नव पाषाण युग के अंतर्गत, और ये 6,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व के काल को कहा गया है। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, इस समय लोग जो थे सीधे होमो इरेक्ट्स पहला सीधा चलने वाला मानव था। सीधा मानव। पूरा पाषाण काल जो है वो 5 लाख से लेकर के कब तक के काल को कहा गया है? 10,000 ईसा पूर्व के काल को पूरा पाषाण काल। पाषाण कहने का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। और पूरा कहने का मतलब प्राचीन या सबसे पहले। पत्थर का उपयोग सबसे पहले जब शुरू हुआ था उस समय के काल को पूरा पाषाण काल कहा गया। अब जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज का सर्वप्रथम उपयोग करेगा तो उसके उपयोग करने में वो निपुणता तो हासिल नहीं होगी। मतलब कि अगर जिस प्रकार से मिल गया उसी प्रकार से उसका उपयोग करना। जैसे अगर एक ये पत्थर मिल गया, इस प्रकार का पत्थर मिला हुआ है किसी व्यक्ति को, तो वो इसे बिना तराशे हुए बिना धार बनाए हुए उपयोग करेगा। ठीक है।
तो बिना धार बनाए हुए, बिना तराशे हुए उपयोग कर रहा है, तो उस काल को, जिस काल में इस प्रकार का उपयोग हो रहा है, उस काल को पूरा पाषाण काल कहा गया। और इस समय के लोग शिकारी और भोजन संग्राहक थे। और क्या थे? भोजन संग्राहक। शिकारी में भी किस प्रकार के जानवरों का शिकार करेंगे? तो बड़े बड़े पत्थर से, बिना धार वाले पत्थरों से बड़े जानवरों को घायल किया जा सकता है। बड़े जानवरों को घायल किया जा सकता है। तो बड़े जानवरों को, पूरा पाषाण काल में बड़े जानवरों का शिकार होता था। और भोजन संग्रहण में ये खेती नहीं करते थे, बल्कि ये जंगली कंदमूल का उपयोग करते थे। जंगली कंदमूल का उपयोग करते थे। और पूरा पाषाण कालीन मानव जो है, भाषा और संस्कृति का उपयोग ना करके वो कुछ ध्वनि संकेतों का उपयोग करते थे। ध्वनि संकेतों का उपयोग करते थे बोलने के लिए, समझने के लिए एक दूसरे की बात को। पूरा पाषाण कालीन मानव नेग्रीटो जाति के थे। नेग्रीटो जाति का। और ये मानव जो है रहते कहां थे? तो खुली हवा के नीचे, यानी खुली आसमान के नीचे। खुली आसमान के नीचे, नदी घाटियों में, ठीक है, किनारे। तीसरा, गुफाओं में भी रहा करते थे ये लोग। खुली आसमान के नीचे रहते थे, नदी घाटियों के किनारे रहते थे, और गुफाओं में। कौन से लोग रहते थे? तो पूरा पाषाण कालीन मानव ये निग्रेटो जाति के थे। और ये बड़े जानवरों का शिकार करते थे। पत्थरों का बिना काट छाट किए हुए उपयोग करते थे शिकार करने के लिए। इन्हें कृषि, भवन निर्माण, कृषि, भवन निर्माण, बर्तन बनाने की कला की जानकारी नहीं था। बर्तन बनाने की कला और किसी भी धातु का ज्ञान नहीं था। ये क्या है? तो पूरा पाषाण काल में लोगों को, पूरा पाषाण काल में लोगों को कृषि की ज्ञान, भवन निर्माण, बर्तन बनाने की कला और किसी भी धातु का ज्ञान नहीं था। ये औजार के रूप में पत्थरों का बना हुआ, बिना घिसा पीटा हुआ औजार जो था, पत्थर का बना हुआ होता था। पत्थर का बना, बिना घिसा पीटा। और क्या खासियत थी? यह औजार जो है क्वार्ट्ज का था। तीसरा खासियत क्या था इन औजारों का? तो ये बड़े साइज में थे। इनका साइज जो था बड़े बड़े होते थे, जिस कारण से, ये साइज में बड़े होने के कारण ये छोटे जानवरों के शिकार करने में उपयोगी नहीं होते थे। पक्षियों का शिकार इनसे नहीं किया जा सकता था। इसलिए पूरा पाषाण कालीन मानव जो है पक्षियों का शिकार और छोटे जानवरों का शिकार नहीं कर पाते थे। चूंकि इस समय क्वार्ट्ज नामक पत्थर का उपयोग ज्यादा होता था, इसलिए भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव को, भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव को क्वार्टजिट मानव कहा गया है।
क्वार्टजिट मानव कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, यानी पूर्व पूरा पाषाण काल कहने का मतलब पूरा पाषाण काल के शुरुआती दौर। इस समय जो औजार था वो औजार में 3 प्रकार के लगभग उपयोग होते थे। हथौड़ी का उपयोग होता था, कुल्हाड़ी और छुरे का प्रयोग होता था। यह समय टाइम पीरियड इसका क्या है, काल का टाइम पीरियड 5 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व को कहा गया। यह पीरियड जो है हिमयुग, हिमयुग का अधिकांश भाग, हिमयुग का अधिकांश भाग पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही आता है। दूसरा काल है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के समय जो औजार थे, औजार पत्थरों के टुकड़े से बने औजारों का इस्तेमाल होता था और मध्य पाषाण काल में थोड़ी बहुत पत्थरों को काट छाट किया जाता था, काटा जाता था। और यह काल जो है टाइम पीरियड इसका 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व को मध्य पाषाण काल कहा गया है। मध्य पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व। उसके बाद आता उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल यह 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के काल को कहा गया। और इस समय समानांतर धार वाले या समानांतर किनारों वाले औजारों का उपयोग होता था। समानांतर किनारों वाले औजार का प्रयोग होता था। आगे हम लोग मध्य पाषाण काल देखेंगे। मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों ही संस्कृति, मध्य पाषाण काल प्लस नव पाषाण काल, इन दोनों ही संस्कृतियों को अभिनव युग कहा गया है। अभिनव युग कहा गया है। मध्य पाषाण कालीन मानव, मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे
भोजन एकत्रित करते थे। और पशुपालन का काम भी करते थे। तो मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करना, मछली पकड़ना, भोजन एकत्रित करना और पशुपालन का काम करते थे। शिकार का खासियत क्या था? क्योंकि हम लोग पूरा पाषाण काल में देखा था कि औजार जो था बड़ा था, तो वो धीरे धीरे औजार समानांतर धार वाले हो गए थे, समानांतर किनारों वाले। तो औजारों का साइज और औजारों का गुणवत्ता बढ़ा, जिस कारण से इस समय मध्य पाषाण काल में छोटे जानवरों का शिकार शुरू हो गया। शिकार छोटे जानवरों का शुरू हो गया, पक्षियों का शिकार शुरू हो गया। पक्षियों का शिकार और छोटे जानवरों का शिकार क्यों शुरू हुआ? क्योंकि औजार छोटे हो गए, औजार की गुणवत्ता बढ़ गई। औजार धारदार होगा, छोटा होगा, तभी तो पक्षियों को फेंक करके मारा जा सकता है, अन्यथा बड़ा औजार से तो शिकार नहीं होगा। इसलिए पूरा पाषाण काल में पक्षियों और छोटे जानवरों का शिकार नहीं हो पाता था। मछली पकड़ने का काम करते थे, भोजन एकत्रित करना। मध्य पाषाण काल के अंत समय तक भोजन एकत्रित करने के लिए लोग कृषि कार्य भी थोड़ी बहुत मात्रा में करना शुरू कर दिए थे, थोड़ी बहुत करते थे। और पशुपालन, कृषि कार्य के लिए पशुओं की आवश्यकता होती थी, तो पशुपालन भी शुरू हो गया था। मध्य पाषाण कालीन मानव की जीवन पद्धति देखा जाए तो जीवन पद्धति मध्य पाषाण कालीन मानव अर्ध अस्थायी और अस्थायी बस्तियों में रहते थे। अर्ध अस्थायी और अस्थायी बस्तियों में, और वो भी कब्जाई गई बस्तियों में रहते थे। कब्जाई गई बस्तियों में, तो कब्जाई गई कहने का मतलब है, अगर कोई गुफा है, उसमें कोई पहले से रह रहा है, तो उसको भगा करके उसके जगह पे खुद रहना शुरू कर देते थे। अर्धस्थायी क्यों था? क्योंकि मध्य पाषाण कालीन लोग जो थे खेती कर सीख चुके थे, कृषि कार्य सीखना प्रारंभ हो चुका था, कृषि कार्य सीखना प्रारंभ हुआ था। तो कृषि कार्य जब प्रारंभ होगा तो स्थायी रूप से रहना वहां पड़ेगा, तो इसीलिए ये अर्ध अस्थायी रूप से रहते थे। और अस्थायी रूप से रहने का रीजन था, जहां कृषि कार्य नहीं हुआ था वहां के लोग अस्थायी रूप से रहते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, खाद्य संग्रह, इसके साथ ही पशुपालन के साथ खेती बाड़ी भी जीवन यापन का हिस्सा हो गया था। और नव पाषाण काल के लिए यहीं से जब अर्धस्थायी और अस्थायी जीवन जीना शुरू किए, तो नव पाषाण काल के लिए, नव पाषाण काल के लिए रास्ता निकल खुला। पाषाण काल का रास्ता बना यहां से। और मध्य पाषाण कालीन मानव मृतकों को दफनाते थे, मृतकों को दफनाते थे। और कभी कभी उनके साथ जरूरी सामान को भी, मृतकों के साथ कभी कभी जरूरी सामान को भी रख देते थे, जरूरी सामान को रखते थे। अब यहाँ देखिए कि मृतकों के साथ जरूरी सामान को रखा जा रहा है, तो इससे ये कह सकते हैं हम लोग कि लौकिक ही परलौकिक दुनिया, दूसरी दुनिया के बारे में भी
समझते थे, ये मानते थे, ये मानते थे कि जीवन के, मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, मृत्यु के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचते होंगे। इनमें कलाकारी कौशल था और प्राग इतिहास के मध्य पाषाण काल में पत्थरों पर की गई कला का आरंभ हुआ था। मध्य पाषाण काल में पत्थरों पर की गई कला का विकास हुआ, जिसमें भीमबेटका का गुफा सर्वप्रमुख है। भारत में 150 से ज्यादा स्थानों पर मध्य पाषाण कालीन चित्र मिले हैं। मध्यकालीन स्थल जहां चित्रकारी या अन्य जानकारियां मिली हैं, तो पहला कोठारी नदी, कोठारी नदी पर बागोर, भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक मध्य पाषाण कालीन स्थल कोठारी नदी पर बागोर जो है, भारत का सबसे बड़ा और प्रामाणिक मध्य पाषाण कालीन और प्रामाणिक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मध्य प्रदेश में दूसरा, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ पशुपालन के सबसे पुराना साक्ष्य, पशुपालन का सबसे पुराना साक्ष्य, तीसरा मध्य पाषाण कालीन स्थल बहदा, बहदहा उत्तर प्रदेश, बहदहा उत्तर प्रदेश में क्या मिला है, तो हड्डियों से बनी कलाकृतियों के साथ तीर की नोक, हड्डियों की, हड्डियों से बनी कलाकृतियों के साथ तीर की नोक, हड्डियों की जेवर, हड्डियों की जेवर और एक कब्र मिला है। हड्डियों की जेवर, एक कब्र और हड्डियों से बनी कलाकृतियों के साथ तीर की नोक कहां से मिला है, तो भदहा उत्तर प्रदेश। पशुपालन का सबसे पुराना साक्ष्य कहां से मिला है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़। भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक मध्य पाषाण कालीन स्थल कोठारी नदी बागौर। अब हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के मानव जो थे, इनका खासियत क्या था, तो खासियत था खाद्य उत्पादन का आरंभ। खाद्य उत्पादन का आरंभ कब हुआ था, नव पाषाण काल में। नव पाषाण को गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण क्रांति नाम दिया है। गार्डन चाइल्ड नव पाषाण क्रांति कहा है। नव पाषाण को नव पाषाण
क्रांति कहा। नवपाषाण का टाइम क्या था? तो नवपाषाण काल जो है वो 6000 ईसा पूर्व के काल को नवपाषाण काल कहा गया। और इस समय बहुत सी खोज हुई थी नवपाषाण काल में, इसलिए इसे गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति कहा है। पहला खोज था कृषि कृषि और पशुपालन का आरंभ हो चुका था। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य पाषाण काल में कृषि कृषि और पशुपालन शुरू हो चुका था। अभी हम लोग कह रहे हैं कि नव पाषाण काल में शुरू हुआ। इसका रीजन ये है कि मध्य पाषाण काल में कृषि कार्य थोड़े बहुत कहीं कहीं के लोग, गिने चुने लोग करते थे। और नव पाषाण काल में कृषि व्यापक स्तर पर और कृषि और पशुपालन व्यापक स्तर पर शुरू हो गया था। चूंकि नव पाषाण काल के औजार जो थे नुकीले थे और पॉलिश किए हुए थे। नव पाषाण काल के औजार नुकीले और पॉलिश किए गए थे, जिससे भूमि को जोतना आसान बना दिया। इससे भूमि को जोतना क्या हो गया? आसान हो गया। और नवपाषाण कालीन मानव ने खेती करना आरंभ किया, फल उगाना। कृषि के अंतर्गत इन्होंने फल उगाया। दूसरा, रागी जैसा मक्का का उत्पादन किया, रागी के समान मक्का का उत्पादन किया। तीसरा, चने की दाल का उत्पादन किया, आदि का आरंभ किया। पशुपालन के अंतर्गत भेड़ व बकरियों का पालन आरंभ किया। भेड़ व बकरियों का पालन आरंभ किया। और अस्थायी कृषि समुदाय का उद्भव हुआ। अगर कृषि हो रही है बड़े पैमाने पर, भेड़ बकरियों का पालन हो रहा है, तो ये लोगों को अस्थायी अस्थायी मानव बस्तियां बसी। अस्थायी मानव बस्तियां कब बसी? नवपाषाण काल में। दूसरा, नवपाषाण कालीन क्रांति क्या था? तो तकनीकी खोज। नवपाषाण काल में तकनीकी खोजें हुई बड़े पैमाने पे। नवपाषाण कालीन मानव ने पत्थर के औजार बनाने में नई नई खोज की। पॉलिश किए हुए सुव्यवस्थित औजार एवं अन्य सामग्रियों को पीसने के पत्थर के उपकरण भी शामिल हैं। पॉलिशदार पॉलिशदार पत्थर के औजार की खोज में पहला क्या था? पॉलिशदार पत्थर के औजार बने। दूसरा, पीसने के पत्थर के उपकरण बने। पीसने के पत्थर के उपकरण। वे औजार बनाने के लिए क्वार्ट्ज के अलावा पॉलिश किए गए पत्थरों पर अब ज्यादा निर्भर रहने लगे। क्योंकि पूरा पाषाण काल के भारतीय लोगों को क्वार्ट्जिट कहा जाता था, क्योंकि वो क्वार्ट्ज के पत्थरों का उपयोग करते थे। क्वार्ट्ज धारदार टुकड़ों में टूटते थे, इस कारण से वो टुकड़ों का उपयोग करते थे। अब क्वार्ट्ज की जगह पे पॉलिश किए गए पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। सेल्ट का इस्तेमाल तराशे हुए पत्थर के बने औजार और पॉलिश की गई हथौड़ी बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। सेल्ट का उपयोग किया गया किस लिए? तो हथौड़ी बनाने के लिए किया गया। इस समय
नवपाषाणकालीन औजार देखा जाए तो औजार में सुई, कुदाल, बेधक, तीर की नोक, पेंडेंट, जो हाथ में पहनने वाला होता है ये पेंडेंट, सुई का निर्माण हुआ, बेधक का निर्माण हुआ, चूड़ियों का निर्माण किया गया, बालियां प्राप्त हुई है इस समय में। यह कब हुआ है? तो नवपाषाण काल में। तीसरा खासियत है नवपाषाण काल का खोज, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू हो गए थे नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन उपयोग में लिए जाने लगे थे। मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार हो चुका था। नवपाषाणकालीन समुदायों ने सबसे पहले हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया था। मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कैसे बनाए? तो हाथ से बर्तन बनाए और बाद में चाक का उपयोग किया। चाक के आविष्कार हो जाने के बाद उनकी मिट्टी के बर्तनों में काले पॉलिश किए जाते थे। मिट्टी के बर्तन का खासियत क्या था नवपाषाण काल में? काले पॉलिश, स्लेटी बर्तन होते थे, स्लेटी कलर के बर्तन इस समय मिलते थे और चटाई के छाप वाले बर्तन मिलते थे। चटाई के छाप वाले बर्तन। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस काल में बड़े स्तर पर मिट्टी के बर्तन देखने को मिलती। चौथा खासियत था आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों का उदय। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में लोग ज्यादा व्यवस्थित जीवन जीने लगे थे। वे मिट्टी और बेत से बने गोलाकार आयताकार घरों में रहते थे। इस समय के लोग मिट्टी के घरों का उपयोग करते थे। दूसरा, गोलाकार और आयताकार घरों का उपयोग करते थे। कपड़ों की बुनाई का भी नॉलेज था।